नमस्कार साथियों, डीएम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आज आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली सल्तनत के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश के बारे में हमने पढ़ा था, और गुलाम वंश में हमने लास्ट में देखा कि किस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी शमसुद्दीन का मर्डर कर देते 1290 में, और यहाँ से हम देखते हैं गुलाम वंश खत्म होता है और एक नए वंश की शुरुआत होती है, एक नए डायनेस्टी की शुरुआत होती है जिसका नाम है खिलजी डायनेस्टी। तो पहली बात सबसे हम देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे, यानी कि जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो हमें याद रखना है खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे बन जाता है हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तो हम देखेंगे खिलजी डायनेस्टी की जो फाउंडर है वो है जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हम देखेंगे कैनाल सिस्टम। अब जलालुद्दीन खिलजी की टाइम की खास बात यह है कि इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए, यानी कि कृषि कार्य को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने कैनाल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। यानी कि कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि कैनाल यानी कि नहर व्यवस्था कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए किसने शुरुआत की, तो हम देखेंगे भाई नहर व्यवस्था पर इंट्रोड्यूस किया जलालुद्दीन खिलजी ने, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है और यहां से पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी जो कैपिटल थी वो थी किलोखरी, यानी कि इनकी जो कैपिटल थी इसका नाम था किलोखरी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अली गुसूफ जो अली गुसूफ हैं, यानी कि इन्हीं अली गुसूफ का नाम आगे चलकर पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि अली गुसूफ जो हैं वो नेफ्यू हैं, यानी कि इनके भतीजे हैं, एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के कौन हैं, साथ ही साथ दामाद भी हैं, और इनके कौन लगते हैं, सन इन लॉ लगते हैं, दामाद लगते हैं। अली गुसूफ कौन है, ये गवर्नर है कहाँ के, ये मणिकरण इलाहाबाद के गवर्नर हैं। और अली गुसूफ क्या करते हैं, अटैक करते हैं कहां पर, यादवों के स्टेट पर, यानी कि यादवों के स्टेट, यानी कि हम बात करते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, यानी कि अली गुसूफ क्या करते हैं, अली गुसूफ अटैक करते हैं यादव के स्टेट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, और ये जो जगह है वो है देवगिरी। कब अटैक करते हैं, 1296 में, यानी कि 1296 में अली गुसूफ क्या करते हैं, यादवों के स्टेट पे यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पर अटैक करते हैं 1296 के अंदर विदाउट परमिशन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की परमिशन के बिना ये सीधा अली गुसूफ चूंकि गवर्नर है, ठीक है, इलाहाबाद के, और गवर्नर होने के नाते इनका पहला काम बनता था कि कहीं ना कहीं जलालुद्दीन से परमिशन ले, लेकिन इन्होंने देवगिरी पर सीधा 1296 में अटैक किया बिना परमिशन के। इसके बाद ह्यूज अमाउंट लूटेड, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या में धनराशि लूटी गई। अब होता क्या है, जलालुद्दीन ऑर्डर टू सबमिट ऑल मनी इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि जलालुद्दीन ऑर्डर करते हैं कि भाई जितना भी पैसा लूटा गया है वो सीधा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा कर दिया जाए, सबमिट कर दिया जाए। अब अली गुसूफ क्या करते हैं, यहां पर रचते हैं एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र रचते हैं, और बहुत ही पोलाइटली वे में अली गुसूफ क्या करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी को इनवाइट करते हैं डिनर के लिए, यानी कि अली गुसूफ इनवाइटेड फॉर डिनर, यानी कि ये डिनर के लिए करते हैं इनवाइट जलालुद्दीन खिलजी को। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी एक इनविटेशन के तौर पर बिना सेना लिए नॉर्मल से हालातों में ये सीधा पहुंचते हैं अली गुसूफ से मिलने, और जैसे ही देखते हैं अली गुसूफ कि जलालुद्दीन खिलजी ना तो कोई सेना लेकर आए ना ही कुछ, तो ऐसी कंडीशन में जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर कर दिया जाता है अली गुसूफ और उसकी मिलिट्री के द्वारा। और इस षड्यंत्र के द्वारा अली गुसूफ जलालुद्दीन खिलजी को मर्डर कर देते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे जलालुद्दीन के मरने के बाद जो नए सुल्तान बनते हैं खिलजी वंश के, वो बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है जलालुद्दीन खिलजी से, वो पूछता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो हमें पता होना चाहिए जलालुद्दीन खिलजी जो है वो उसके फाउंडर हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इनमें से कौन से रूलर, कौन से शासक ने नहर व्यवस्था की
सुविधा प्रदान करी या नहर सिस्टम या नहर व्यवस्था किसने शुरू की? तो हमें याद रखना है ये भी जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है कि अली गुसुफ ने देवनागरी पर जो यादवों पर अटैक किया था वो कब किया? तो हमें याद रखना है कि भाई ये किया था इन्होंने 1296 में। तो यहां से बन जाता है आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो टाइम पीरियड है वो है अलाउद्दीन खिलजी, और इनका टाइम पीरियड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज्यादा हो जाता है इंपॉर्टेंट। देखते हैं कहां से क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ही सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। इन्होंने धर्म को राजनीति से अलग किया, यानी कि राजनीति एक अलग मुद्दा है और धर्म एक अलग। और इन्होंने प्रोक्लेम किया क्या? किंगशिप नो किंगशिप, यानी कि जो किंगशिप है वो किसको नहीं जानती? वो किसी भी संबंध को नहीं जानती, यानी कि जो राजत्व है वो किसी भी संबंध को, किसी भी रिलेशन को नहीं जानता, यानी कि राजत्व ही सब कुछ है नहीं, राजतंत्र ही सब कुछ है, उसके अलावा कोई नहीं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हु प्रोक्लेम, यानी कि इनमें से कौन से सुल्तान ने या कौन से रूलर ने किंगशिप नो किंगशिप का जो पॉलिटिक्स थी या जो पॉलिसी थी किसने अडॉप्ट करे? तो हमें ध्यान देना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट किया था। दूसरा हम देखते हैं कि अडॉप्ट एनेक्सेशन पॉलिसी। भाई पहले ये वो शासक थे जिन्होंने सेंट्रलाइज पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अभी सेंट्रलाइज पॉलिसी है क्या? सेंट्रलाइज पॉलिसी थी कि अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि खिलजी वंश और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने, इसके लिए इन्होंने और ज्यादा एक्सपेंशन करे और ज्यादा विस्तार करे, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एनेक्सेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। एनेक्सेशन की पॉलिसी मतलब अपने राज्य का विस्तार किया, और इन्होंने अपने समय में गुजरात, रणथंभौर, मालवा और मेवाड़ इनको जीत लिया, और इस तरीके से खिलजी वंश को और यानी कि मध्य भारत तक और दक्षिण तक लेकर जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने सेंट्रलाइज पॉलिसी को अडॉप्ट किया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन चित्तौड़, यानी कि ये यहां से जो क्वेश्चन पूछता ये है चित्तौड़ पर अटैक का, यानी कि हमने मूवी देखी पद्मावत, और पद्मावत में भी इसी युद्ध के बारे में जिक्र किया गया है। तो चित्तौड़ क्या है? ये मेवाड़ की कैपिटल है, राजधानी है, और चित्तौड़ पर अटैक किया जाता है 1303 में। इसके बाद क्या होता है? ऑब्टेनिंग पद्मनी या पद्मावत। पद्मावत को हासिल करने के लिए क्या करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी सीधा चित्तौड़ पर अटैक करते हैं 1303 में। ठीक है, लेकिन क्या होता है? चित्तौड़ पर अटैक करने के बाद चित्तौड़ तो जीत लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पद्मावती इनको नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये क्या कर लेती है? पद्मावती या पद्मनी क्या कर लेती है? सेल्फ इमोलेशन, मतलब खुद जोहर करके, यानी कि जोहर क्या होता है? जोहर एक कस्टम होता है जिसमें क्या होता है? अग्नि में अपने आप को समा लेते हैं। जोहर किया था इन्होंने, और जोहर के बाद हमने देखा इन्होंने सेल्फ इमोलेशन मतलब खुद आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कभी भी इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सपने को पूरा नहीं होने दिया। अब क्वेश्चन एक और बन जाता है कि चित्तौड़ का रीनेम क्या रखा गया? यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता, चित्तौड़ को जीतने के बाद इन्होंने इसका नाम रखा खिजराबाद। तो चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने रखा? एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने 1303 में यानी कि 1303 के अंदर चित्तौड़ को जीत के इसका रीनेम रखा क्या? खिजराबाद। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, तो हमें पता चले खिजराबाद का रीनेम रखा चित्तौड़ का रीनेम रखा खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम देखते हैं कि और क्या बातें हैं। अब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी कि प्रशासन में इन्होंने क्या किया, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रशासन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने इक्तादारी सिस्टम, जो कि इल्तुतमिश गुलाम वंश में स्टार्ट करके गए थे, इन्होंने इक्ता सिस्टम को किया समाप्त। और इसी के साथ इन्होंने स्टैब्लिश की परमानेंट मिलिट्री, यानी कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इक्ता क्या है? पार्ट ऑफ लैंड है, जमीन का एक हिस्सा है जहां पर इनको रेवेन्यू कलेक्शन करने का राइट होता है,
और रेवेन्यू कलेक्शन करने के बाद ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसको जमा कर देते हैं और साथ ही सोल्जर भी अपने साथ रखते थे इक्तादार। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इक्तादारी सिस्टम को किया समाप्त और इसी के बाद इन्होंने परमानेंट मिलिट्री को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश किया एक परमानेंट मिलिट्री, क्योंकि ये भी चाहते थे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छे से चलाना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक परमानेंट मिलिट्री होना। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं कि इंट्रोड्यूस दाग एंड हुलिया सिस्टम। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हु स्टार्टेड दाग एंड हुलिया सिस्टम इन मिलिट्री के अंदर यानी कि सेना के अंदर दाग और हुलिया सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? तो हमें याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने मिलिट्री में करप्शन को स्टॉप करने के लिए या मिलिट्री में करप्शन को रोकने के लिए दाग और हुलिया सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब समझ लेते दाग होता क्या है और हुलिया होता क्या है। हम बात करते हैं दाग की, तो दाग क्या होते थे, जितने भी रॉयल हॉर्स होते थे, शाही घोड़े होते थे, उनकी पहचान के लिए सभी शाही घोड़ों पर एक पंच यानी कि एक दाग लगाया जाता था उनकी कमर पर और एक स्टैंप लगाई जाती थी जिससे पता चलता था कि ये जो घोड़े हैं वो शाही घोड़े हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं की जा सकती। साथ ही साथ इन्होंने बताया हुलिया। अब हुलिया हम देखते हैं कि किसके साथ था। हुलिया का मतलब है जितने भी सैनिक थे उनका किस प्रकार का हुलिया है, उनकी शकल कैसी है, कैसे उनके फीचर्स है, तो यानी कि जो उनकी शकल सूरत थी इनका एक प्रकार से ब्यौरा होता था, डिस्क्रिप्शन होता था, इसे बोलते थे हुलिया। अब ये दाग एंड हुलिया अलाउद्दीन खिलजी इसलिए स्टार्ट करते ताकि मिलिट्री के अंदर करप्शन को रोका जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एबॉलिश जमींदारी सिस्टम, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने आगे चलकर जमींदारी सिस्टम के भी खत्म किया और इंपोज न्यू टैक्सेस और इसी के साथ इन्होंने नए टैक्स लगाने शुरू किए ऑन कैटल यानी कि मवेशियों पर। और साथ ही साथ उन्होंने एक और टैक्स लगाया था जिसका नाम था चराई टैक्स। चराई टैक्स का मतलब होता है जब कैटल्स ग्रासलैंड के अंदर कुछ भी घास फूस खाते थे तो इसके बदले में जिसकी ये कैटल होती थी, जिसके ये मवेशी होते थे, उनको टैक्स पे करना होता था जिसका नाम था चराई टैक्स। इसके अलावा हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने एक और टैक्स प्राप्त किया जिसका नाम था घराई टैक्स। ये एक प्रकार का हाउस टैक्स था, यानी कि अगर कोई भी नया घर बनाता है, कुछ भी करता है, जैसे कि आज हम हाउस टैक्स देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने भी घराई टैक्स स्टार्ट किया था जो एक प्रकार का हाउस टैक्स था। अब हमें पता है कि टैक्सों से कलेक्शन जो अमाउंट हुआ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना ताकि रेवेन्यू यानी कि डिपार्टमेंट के पास पैसा हो और इनका इन्वेस्टमेंट कर सके ताकि पूरे सिस्टम को ढंग से चलाया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे, यानी कि पूरे वर्ल्ड पर शासन करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया जिसका नाम है सिकंदर ए सानी। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, बहुत बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिकंदर ए सानी टाइटल अडॉप्टेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, यानी कि इनमें से किस शासक के द्वारा सिकंदर ए सानी का टाइटल अडॉप्ट किया गया। तो हमें ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिकंदर ए सानी को या सिकंदर ए सानी का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, इसको अडॉप्ट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि भाई जिस तरीके से मैंने प्रशासन में सुधार किया, करप्शन को कम किया, उसी तरीके से इन्होंने सोचा भाई मार्केट के अंदर भी सुधार हो। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक रूल बनाया। रूल क्या था? पार्ट ऑफ बॉडी एट प्लेस ऑफ लेस वेट, यानी कि लेस वेट। अगर कोई भी व्यापारी, बिजनेस या मर्चेंट क्लास क्या करती है, कोई भी जितना भी वेट कम तोलती है, मान लो किसी ने अगर 50 ग्राम कम तोला है तो उतना ही फ्लैश उसके शरीर से काट लिया जाता था। यानी कि अगर किसी भी दुकानदार ने बेईमानी करके 100 ग्राम बचा लिया तो उसकी बॉडी से 100 ग्राम फ्लैश को कट कर लिया जाता था। और इसी कट करने के चक्कर में इन्होंने मार्केट के रूल बना दिए थोड़े से टफ, जिसकी वजह से इन्होंने करप्शन को किया कंट्रोल। साथ ही साथ हम देखते हैं इसके अलावा इन्होंने क्या किया, मार्केट के सुधार करने के लिए इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट बनाए, यानी कि कुछ ऑफिसर्स बनाए। ऑफिसर्स क्या थे? जैसे सेना ए मंडी, सेना
ए मंडी, दूसरा दीवान ए रियासत, और तीसरा है वरीद। यह है क्या, ये मार्केट को सुधार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ डिपार्टमेंट बनाए। सेना मंडी का मेन काम था, ये कंट्रोल करते थे, कंट्रोल मार्केट, यानी कि एमकेटी कर देता हूं, ये मार्केट को कंट्रोल करते थे। यानी कि सेना मंडी एक ऑफिशियल होता था, एक अफसर होता था जिसका काम था मार्केट को कंट्रोल करना। दूसरा ही एक और ऑफिशियल थे जिनका नाम था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत क्या थी, ये कंट्रोल करते थे ट्रेडर को, यानी कि जितने भी व्यापारी थे उन पर नियंत्रण रखते थे। और वरीद कौन थे, ये मार्केट की इंफॉर्मेशन दिया करते थे कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है, किसी प्रकार की कोई परेशानी, समस्या या किसी प्रकार का कोई भी करप्शन होता था तो वरीद क्या करता था, अलाउद्दीन खिलजी उनके रूलर को सारी इंफॉर्मेशन देता था। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि सेना ए मंडी है क्या, तो ध्यान रखना है सेना एक मंडी जो है ऑफिशियल्स हुआ करते थे, और ये ऑफिशियल्स क्या करते थे, ये मार्केट को कंट्रोल करने का काम था इनके पास। भाई मार्केट में किसी प्रकार की कोई बेईमानी ना हो, किसी प्रकार का कुछ ना हो, तो सेना ए मंडी का काम था मार्केट को कंट्रोल करना, और दीवान ए रियासत का काम था कंट्रोल ट्रेडर। ये ट्रेडर जितने भी थे, जो व्यापारी थे, जो मर्चेंट क्लास थी, उनको कंट्रोल करते थे। और वरीद का काम था मार्केट की इंफॉर्मेशन अलाउद्दीन खिलजी रूलर को इंफॉर्म करना। तो इस तरीके से हम देखेंगे मार्केट रिफॉर्म्स में अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे ऑफिशियल्स का नियुक्ति की, और ये ऑफिशियल इस प्रकार से मार्केट के करप्शन को रोकते थे। आगे हम देखते हैं, इसके अलावा इन्होंने सिकंदर सानी का टाइटल अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछ लेता है मलिक काफूर के ऊपर कि मलिक काफूर कौन था। अब हम देखेंगे मलिक काफूर जो है इनके यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कमांडर हैं, तो यानी कि ये सेना अधिकारी हैं, ठीक है, और अलाउद्दीन के सेना अधिकारी हैं। हुआ क्या था, एक बार अलाउद्दीन गुजरात पर करने गए अटैक, और गुजरात पर अटैक करने के बाद जब उनको सफलता हासिल हुई, आगे चलकर इन्होंने एक दास को खरीदा, एक गुलाम को खरीदा था, क्या कहकर, यानी कि 1000 दिनारी, यानी कि 1000 दिनार के अंदर खरीदा था। और इसी व्यक्ति को 1000 दिनारी कहा जाता। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते कि 1000 दिनारी इज नोन एज, 1000 दिनारी जाना जाता है किसको, तो ध्यान रखना कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है मैंने बता दिया, भाई गुजरात के अंदर क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक और मलिक काफूर को 1000 दिनार के अंदर खरीदा था, और तभी से इनका नाम पड़ा 1000 दिनारी। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1000 दिनारी इनमें से किसको जाना जाता है, तो 1000 दिनारी जो है मलिक काफूर को जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन से रूलर ने, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बैन ऑन लीकर, यानी कि शराब पर पाबंदी किसने लगाई। तो शराब पर पाबंदी लगाने वाले जो थे एक लोते उस समय के सुल्तान थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शराब पर बैन लगा दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और इंपॉर्टेंट चीज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अलाई फोर्ट या अलाई दरवाजा किसने बनवाया। तो हमें ध्यान रखना है भाई ये काम जो किया था इन्होंने, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई फोर्ट और अलाई दरवाजा बनवाया, और ये जो था ये कुतुब मीनार के गेट के फ्रंट पे था, यानी कि कुतुब मीनार के नियर बाय इसको बनाया गया, अलाई दरवाजा और अलाई फोर्ट। इसी के अलावा हम देखेंगे सिटी ऑफ सिरी का भी निर्माण किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और इसी के साथ 1000 सातून महल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1000 सातून महल इनमें से किस शासक के द्वारा बनाया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 सातून महल का निर्माण किया था। अब ये 1000 सातून महल था क्या, 1000 का मतलब होता है 1000, सातून मतलब पिलर। तो एक ऐसा पैलेस, एक ऐसा महल
जो 1000 खंभों वाला था, और ये 1000 सातून महल अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण किया था। यानी कि इससे पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखते थे, और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे किलों का भी निर्माण कराया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अमीर खुसरो को लेकर, क्योंकि अमीर खुसरो से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात, अमीर खुसरो थे कौन? तो अमीर खुसरो जो थे पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन के पैलेस में, अलाउद्दीन के महल में ये एक कवि थे। और क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा गया कि पैरट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का तूतिया या भारत का तोता, या कई बार पूछा गया तूतिए हिंद, तूतिए हिंद इनमें से किसको जाना जाता है? तो ध्यान रखना, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा जाता है, यानी कि भारत का तोता कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट, हु इज नोन एज ए तूतिए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया? तो यू शुड रिमेंबर अमीर खुसरो इज नोन एज पैरट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है आपके क्वेश्चन कि भाई फादर ऑफ हिंदी, यानी कि अगर हम हिंदी जगत के अंदर देखें, यानी कि जो हिंदी भाषा है हमारी, इस हिंदी भाषा के फाउंडर कौन थे? तो यहां भी हमें ध्यान रखना है, हिंदी उर्दू इन दोनों के ही फादर अमीर खुसरो को जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने सितार और तबले का भी निर्माण किया, इनके सितार और तबले के भी अच्छे ज्ञानी थे, और इसलिए इनको फादर ऑफ सितार एंड तबला भी कहा जाता है। और इस तरीके से हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरीके से लास्ट में हम देखते हैं कि 1316 में, यानी कि हम देखते हैं 1316 में 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की हो जाती है मृत्यु, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से अलाउद्दीन के मरने के बाद मलिक काफूर क्या करते हैं, सत्ता को हत्या लेते हैं। और इस तरीके से हम देखेंगे कि धीरे धीरे यानी कि आने वाले सिर्फ 4 वर्षों के अंदर और खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद शुरू होगी एक नए वंश की शुरुआत, जिसको हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।